मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। अक्सर मन की बात में आपके सवालों की बौछार रहती है। इस बार मैंने सोचा है कुछ अलग किया जाए। मैं आपसे सवाल करूं, तो ध्यान से सुनिए मेरे सवाल। ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ओलंपिक के कौन से खेल में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा तमगे जीते हैं? साथियों, आप मुझे जवाब भेजें न भेजें, पर माई जीओवी में ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें सवालों के जवाब देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल माई जीओवी के रोड टू टोक्यो क्विज में हैं। आप रोड टू टोक्यो क्विज में हिस्सा लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जानें और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही है तो भला मिल्खा सिंह जैसे लेजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वो अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे दरख्वास्त की थी। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की नुमाइंदगी की थी, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपना पैगाम तरगीब देना है। वो खेल के तई इतना वक्फ और जज्बाती थे कि बीमारी में भी उन्होंने फौरन ही इसके लिए हाँ कह दी। लेकिन बदकिस्मती से कुदरत को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का इफ्तिताह किया था। उस वक्त उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे बहुत हौसला मिला था। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा कुनबा स्पोर्ट्स के तई वक्फ रहा है, भारत को इफ्तिखार बख्शता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे मुल्क में तो बेशतर खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांव से निकल कर आते हैं। टोक्यो जा रहे हमारे ओलंपिक्स टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनकी जिंदगी बाइस तरगीब है। हमारे परवीन जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितनी मुश्किल जद्दोजहद से गुजरते हुए परवीन जी यहाँ पहुंचे हैं। परवीन जाधव जी महाराष्ट्र के सितारा जिले के गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके वालिदैन मजदूरी करके घर चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके वालिदैन ही नहीं, हम सभी के लिए कितने फख्र की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही ख्वातीन हॉकी टीम की मेंबर हैं। उनकी मां और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके घर का खर्च जुटाती हैं। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी की जिंदगी का सफर भी उतार चढ़ाव से पुर रहा है। दीपिका के वालिद ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं। अब देखिए, दीपिका अब ओलंपिक्स टोक्यो में भारत की तरफ से वाहिद खातून तीरंदाज हैं। कभी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सब की नेक ख्वाहिशात हैं। साथियों, जिंदगी में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी बुलंदी हासिल करते हैं, जमीन से जुड़ाव हमेशा अपनी जड़ों से बांधे रखता है। जद्दोजहद के अयाम के बाद मिली कामयाबी का मजा भी कुछ और ही होता है। टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में वसाइल व ज़राए की हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, लगे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी की जिंदगी भी बहुत सबक आमोज है। प्रियंका के वालिद बस कंडक्टर हैं। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। इसी दिलचस्पी में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग मुसाबके में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन हैं। जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेने वाले
शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा कुनबा ही इस खेल से वाबस्ता है। उनके वालिद, चचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। कुनबे की यही रिवायत उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जा रहे चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी बाइस तरगीब है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से इंतकाल हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। एक और खिलाड़ी से मैं आपको तारुफ कराना चाहूँगा। ये हैं हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी। मनीष जी खेती किसानी वाले कुनबे से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। एक और खिलाड़ी हैं सीए भिवानी देवी जी। नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट हैं। चेन्नई की रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भिवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे, इसके लिए उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। साथियों, ऐसे तो बेशुमार नाम हैं, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूं। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी की अपनी जद्दोजहद रही है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुल्क के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का इफ्तिखार भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे मुल्क के शहरियों, मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूँ। हमने जाने अनजाने में भी अपने इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है, हर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी ज़रूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए मुल्क को मिलकर करना चाहिए, तो वो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर्स फॉर इंडिया, चीयर्स फॉर इंडिया, चीयर्स फॉर इंडिया। मेरे प्यारे हमवतनों, कोरोना के खिलाफ हम मुल्क के शहरियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई गैर मामूली मुकाम हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मुल्क ने एक अनोखा काम किया है। 21 जून को वैक्सीन मुहिम के अगले मरहले की शुरुआत हुई और उसी दिन मुल्क ने 86 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी तादाद में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, फितरी है। इसका तस्करा भी खूब हुआ है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी मुल्क के हर शहरी को मिले, हमें लगातार कोशिश करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेसिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कई तंजीमें, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, हम भी आज एक गांव में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं। वैक्सीन के बारे में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डोलारिया गांव चलते हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फ़ोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं हैं। जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिलाएं है। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे, क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ही ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी,
जी। मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी। और राजेश जी, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी। जी। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए, और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते, जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैला। हो देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं, और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जी। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100%, 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। नागालैंड के भी 3 गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100%, 100% टीका लगवा लिया है। जी। जी। राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए। और आप भी जैसे कहते हैं, ये भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। जी। जी। तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लगा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप? जी सर। पक्का करेंगे? जी सर। जी सर, आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, गांव में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी है सर। कौन बात करेगा? हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है किशोरीलाल धुर्वे। तो किशोरीलाल जी, अभी राजेश जी से बात हो रही थी, जी सर। और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। जी। आपने भी ऐसा सुना है क्या? हाँ, सुना तो हूँ सर वैसा। क्या सुना है? क्योंकि ये है सर, ये पास में महाराष्ट्र है, तो उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफवाह फैलाते कि हम्म। वैक्सीन लेने से लोग मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है। इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं, कहते क्या है, अब कोरोना चला गया ऐसा कहते हैं? जी। कोरोना से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं? नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहे और मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं? अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं, जो भ्रम फैला देते, इस कारण से मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोरलाल जी, जी हाँ ये सर। अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया, तो ये भ्रम में मत रहिए। जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपिये वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना। और दूसरा रास्ता है, इसके साथ साथ
वैक्सीन का टीका लगवाना, वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। जी। अच्छा किशोरलाल जी, ये बताइए, जी सर। जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को? आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफ़वाह में आ जाते हैं? समझाए क्या, वो लोग ज़्यादा हो जाते सर, तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? जी, निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर। मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा। देखिए, अफ़वाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी। आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है, और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए, और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है, इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी। और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। जी। और राजेश जी, किशोरीलाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूँगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए, और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है। जी सर। बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर, और समझाएंगे लोगों को, और स्वयं भी लेंगे। देखिए, आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए, जी सर। और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए, जी। वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है सर। मैं चाहूंगा कि गांव की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जी सर। इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिए। जी। कभी कभी माताएं बहनें बात कहती है ना, लोग जल्दी मान जाते हैं। जी। आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप? हाँ, बताएंगे सर। पक्का बताएंगे? जी। देखिए, मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का। जी सर। चलिए राजेश जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद सर, आपने हम बात किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। साथियों, कभी ना कभी ये दुनिया के लिए केस स्टडी का मौजू बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना अहद में किस तरह अपनी काबिलियत और सूझबूझ का सबूत दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, मकामी ज़रूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए, गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नज़दीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज़ पहुंचता रहे, ये भी गांवों ने यकीनी बनाया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन मुहिम में भी करते रहना है। हमें बेदार रहना भी है और बेदार करना भी है। गांव में हर एक फर्द को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का हदफ होना चाहिए। याद रखिए, और मैं तो आपको खास तौर से कहना चाहता हूं, आप एक सवाल अपने मन में पूछिए। हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हतमी कामयाबी का फार्मूला क्या है? हतमी कामयाबी का फार्मूला है तसलसल। इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी गलतफहमी में नहीं रहना है, हमें लगातार कोशिश करते रहना है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है। मेरे प्यारे हमवतनों, हमारे मुल्क में मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली नस्लों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी ज़मीन में जाकर जमा भी होता है, ज़मीन की आबी सतह को भी बेहतर करता है, और इसलिए मैं आबी तहफ़्फ़ुज़ को मुल्क की खिदमत की ही एक शक्ल मानता हूँ। आपने भी देखा होगा, हम में से कई लोग इस सवाब को अपनी जिम्मेदारी मानकर लगे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी। भारती जी एक टीचर हैं, और उन्होंने अपने कामों से भी लोगों को बहुत अच्छी तालीम दी है। आज उनकी मेहनत से ही पौड़ी गढ़वाल के उफरैनखाल इलाके में पानी का बहरान ख़त्म हो गया है। जहां लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां आज साल भर पानी की सप्लाई हो रही है। साथियों, पहाड़ों में आबी तहफ़्फ़ुज़ का एक रिवायती तरीका रहा है, जिसे चाल खाल भी कहा जाता है, यानी पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना। इस रिवायत में भारती जी ने कुछ नए तौर तरीकों को भी जोड़ दिया है। उन्होंने लगातार छोटे बड़े तालाब बनवाए। इससे न सिर्फ उफरैनखाल की पहाड़ी हरी भरी हुई, बल्कि लोगों की पीने के पानी की दिक्कत भी दूर हो गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी
ऐसी 30,000 से ज्यादा बावलियां बनवा चुके हैं। 30,000। उनका ये गैर मामूली काम आज भी जारी है और अपन के लोगों को तरगीब दे रहा है। साथियों, इसी तरह यूपी के बांदा जिले में अंधाव गांव के लोगों ने भी एक अलग ही तरह की कोशिश की है। उन्होंने अपनी मुहिम को बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इस मुहिम के तहत गांव के कई 100 बीघा खेतों में ऊंची ऊंची मेड़ बनाई गई है। इससे बारिश का पानी खेत में जमा होने लगा और जमीन में जाने लगा। अब ये सब लोग खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने का भी मंसूबा बना रहे हैं। यानी अब किसानों को पानी, पेड़ और पैसा तीनों मिलेगा। अपने अच्छे कामों से पहचान तो उनके गांव की दूर दूर तक वैसे भी हो रही है। साथियों, इन सभी से तरगीब लेते हुए हम अपने आसपास जिस भी तरह से पानी बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए। मानसून के इस वक्त को हमें गंवाना नहीं है। मेरे प्यारे हमवतनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, यानी जमीन पर ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें कोई ना कोई तिब्बी फायदा ना हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें हैरत अंगेज फायदे होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई प्रत्यूष ने इसी मौजू पर एक खत भी भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दीगर कई पौधों के इतने मौजूदाती तिब्बी फवायद के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। प्रत्यूष ने मुझसे दरख्वास्त भी की है कि मैं मन की बात के सभी सामीन से कहूं कि आप अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। हकीकत में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसकी हिफाजत हमें ही करनी है। इसी सिमत में मध्य प्रदेश के सतना के एक साथी हैं जनाब राम लोटन कुशवाहा जी। उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। राम लोटन जी ने अपने खेत में एक देशी म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों तिब्बी पौधों और बीजों को जमा किया है। इन्हें वो दूर दराज के इलाकों से यहाँ लेकर आए हैं। इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियां भी उगाते हैं। राम लोटन जी के इस बागीचे, इस देसी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं और इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। वाकई एक बहुत अच्छा तजर्बा है जिसे मुल्क के अलग अलग इलाकों में दोहराया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप में से जो लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इससे आपकी आमदनी के नए ज़राए भी पैदा हो सकते हैं। एक फ़ायदा ये भी होगा कि मकामी पौधों के तवस्सुत से आपके इलाके की पहचान भी बढ़ेगी। मेरे प्यारे हमवतनों, अब से कुछ दिनों बाद 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे। ये दिन मुल्क के अजीम डॉक्टर और स्टेट्समैन डॉक्टर BC राय की यौम पैदाइश को वक्फ है। कोरोना अहद में डॉक्टर्स के ताउन के हम सब एहसानमंद हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी खिदमत की है। इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे मौजूद लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था, Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. यानी जहां आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्यार होता है वहां इंसानियत के लिए प्यार होता है। डॉक्टर्स इसी प्यार की ताकत से ही हमारी खिदमत कर पाते हैं। इसलिए हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम उतने ही प्यार से उनका शुक्रिया अदा करें, उनका हौसला बढ़ाएं। वैसे हमारे मुल्क में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसी ही कोशिश के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सर्विस को श्रीनगर के तारिक अहमद पतलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर हैं। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की तरगीब मिली। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को बेदार करने की मुहिम भी चल रही है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर ज़रूरी एहतियात बरतें। साथियों, डॉक्टर्स डे के साथ ही 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। मैंने कुछ साल पहले मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट से ग्लोबल लेवल का भारतीय ऑडिट फर्म्स का तोहफा मांगा था। आज
मैं उन्हें इसकी याद दिलाना चाहता हूँ। मईशत में शफाफियत लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छा और मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके अफराद ख़ानदान को अपनी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी खासियत है। इस लड़ाई में मुल्क के हर फर्द ने अपना किरदार अदा किया है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। मुतादिद लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हों, छोटे कारोबारी या दुकानदार हों, दुकानों में काम करने वाले लोग हों, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हों, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम। दरअसल ये लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपना किरदार निभाया है। हुकूमत और इंतज़ामिया में भी कितने ही लोग अलग अलग सतह पर मसरूफ़ रहे हैं। साथियों, आपने शायद भारत सरकार में सेक्रेटरी रहे गुरुप्रसाद महापात्रा जी का नाम सुना होगा। मैं आज मन की बात में उनका जिक्र भी करना चाहता हूँ। गुरुप्रसाद जी को कोरोना हो गया था। वो अस्पताल में भर्ती थे और अपना फ़र्ज भी निभा रहे थे। मुल्क में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़े, दूर दराज इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया। एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर, मीडिया का प्रेशर, एक साथ कई महाजों पर वो लड़ते रहे। बीमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। मना करने के बाद भी वो जिद करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो जाते थे। अहले वतन की इतनी फिक्र थी उन्हें। वो अस्पताल के बेड पर भी खुद की परवाह किए बगैर मुल्क के लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंतजाम में मसरूफ़ रहे। हम सब के लिए दुख की बात है कि इस कर्मयोगी को भी मुल्क ने खो दिया है। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनका तस्करा कभी हो नहीं पाया। ऐसे हर फर्द को हमारा खिराज अकीदत यही होगा कि हम कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मुझसे ज़्यादा आप सबका ताउन रहता है। अभी मैंने MyGov पर एक पोस्ट देखी जो चेन्नई के थिरु आर गुरुप्रसाद जी की है। उन्होंने जो लिखा है वो जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने लिखा है कि वो मन की बात प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर हैं। गुरुप्रसाद जी की पोस्ट से अब मैं कुछ लाइनें कोट कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, जब भी आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपने तमिल ज़बान और सकाफ़त की अज़मत, तमिल त्योहारों और तमिलनाडु के अहम मकामात का तस्करा किया है। गुरुप्रसाद जी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिलनाडु के लोगों की हुसूलियाबियों के बारे में भी कई बार बताया है। तिरुक्कुरल के तई आपके प्यार और तिरुवल्लुवर जी के तई आपके एहतराम का तो कहना ही क्या। इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिलनाडु के बारे में बोला है उन सब को मुरतब करके एक ई बुक तैयार किया है। क्या आप इस ई बुक को लेकर कुछ बोलेंगे और इसे नेमो ऐप पर भी रिलीज़ करेंगे? शुक्रिया। ये मैं गुरुप्रसाद जी का ख़त आपके सामने पढ़ रहा था। गुरुप्रसाद जी, आपकी ये पोस्ट पढ़कर बहुत मज़ा आया। अब आप अपनी ई बुक में एक और पेज जोड़ दीजिए। नान तमिल कला चाराकितियन पैरिये अभिमानी नान उलगतले पलमाया तमिल मोलियन पैरिये अभिमानी। तलफ़्फ़ुज़ की गलती ज़रूर होगी, लेकिन मेरी कोशिश और मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। जो तमिल ज़बान वाले नहीं हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, गुरुप्रसाद जी को मैंने कहा है, मैं तमिल सकाफ़त का बहुत बड़ा मद्दा हूँ। मैं दुनिया की कदीम तरीन ज़बान तमिल का बड़ा मद्दा हूँ। साथियों, हर हिंदुस्तानी को दुनिया की कदीम तरीन ज़बान हमारे मुल्क की है, इसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करनी ही चाहिए, उस पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। मैं भी तमिल को लेकर बहुत फ़ख्र करता हूँ। गुरुप्रसाद जी, आपकी कोशिश मेरे लिए नई फ़िक्र देने वाली है, क्योंकि मैं मन की बात करता हूँ तो सादा और आसान अंदाज में अपनी बात रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इसका ये भी एक एलिमेंट था। आपने जब पुरानी सारी बातों को जमा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा।
गुरु प्रसाद जी, आपकी इस बुक को मैं नमो ऐप पर ज़रूर अपलोड करवाऊंगा। मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे प्यारे हमवतनों, आज हमने कोरोना की मुश्किलात और एहतियात पर बात की, मुल्क और अहले वतन की कई हुसूलियाबों पर बातचीत की। अब एक और बड़ा मौका भी हमारे सामने है। 15 अगस्त भी आने वाला है। आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी तरगीब है। हम मुल्क के लिए जीना सीखें। आज़ादी की जंग मुल्क के लिए मरने वालों की दास्तान है। आज़ादी के बाद के इस वक्त को हमें मुल्क के लिए जीने वालों की दास्तान बनाना है। हमारा उसूल होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले की बुनियाद होनी चाहिए इंडिया फर्स्ट। साथियों, अमृत महोत्सव में मुल्क ने कई इज्तिमाई अहदाफ भी तय किए हैं, जैसे हमें अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हुए उनसे वाबस्ता तारीख को दोबारा जिंदा करना है। आपको याद होगा कि मन की बात में मैंने नौजवानों से जद्दोजहद आज़ादी पर तारीख नवीसी करके तहकीक करने इसकी अपील की थी। मकसद ये था कि नौजवान सलाहियतें आगे आएं, नौजवान सोच, नौजवान फिक्र सामने आए, नौजवान कलम नई तवानाई के साथ तसनीफ़ व तालीफ करे। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम वक्त में 2500 से ज़्यादा नौजवान इस काम को करने के लिए आगे आए हैं। साथियों, दिलचस्प बात यह है, 19वीं 20वीं सदी की जंग की बात तो आम तौर पर होती रहती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो नौजवान पैदा हुए हैं, 21वीं सदी में जिनकी पैदाइश हुई है, ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं सदी की आज़ादी की जंग को लोगों के सामने रखने का महाज संभाला है। इन सभी लोगों ने MyGov पर इसका पूरा ब्यौरा भेजा है। ये लोग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, बंगला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती ऐसी मुल्क की अलग अलग ज़बानों में जंग आज़ादी पर लिखेंगे। कोई जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्ता रहे, अपने आसपास के मकामात की जानकारी जमा कर रहा है, तो कोई आदिवासी मुजाहिदीन आज़ादी पर किताब लिख रहा है। एक अच्छी शुरुआत है। मेरी आप सभी से अपील है कि अमृत महोत्सव से जैसे भी जुड़ सकते हैं ज़रूर जुड़ें। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज़ादी के 75 साल के जश्न के गवाह बन रहे हैं। इसलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमृत महोत्सव की मज़ीद तैयारियों की भी बात करेंगे। आप सब सेहतमंद रहिए, कोरोना से मुताल्लिक़ ज़वाबित पर अमल करते हुए आगे बढ़िए, अपनी नई नई कोशिशों से मुल्क को ऐसे रफ्तार देते रहिए। इन्हीं ख्वाहिशात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।